यही डेटा जमा कर सका हूँ मैं एक दिन में। एसपी बिलाल ने फाइल्स की वर्क गिरदानी करते हुए मिनहाज को देखा। हाउ इज इट पॉसिबल? मिनहाज ने फाइल्स मेज पर उछाली और खिड़की के पास पेच करके खड़ा हो गया। दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। अगर ईगल भी सच्चा है और शाकिर भी, तो झूठा कौन है? उसके दिमाग ने सवाल उठाया। सर, कैन आई गो? वो लड़की मरी नहीं है एसपी बिलाल, वो मुड़े बगैर सर्द आवाज में बोला। एसपी बिलाल का खून खुश्क हो गया। तुम्हारी खबरें पक्की नहीं होती, और कच्ची और नापायदार चीजें मुझे पसंद नहीं। और जो मुझे पसंद नहीं उसका अंजाम तो तुम जानते हो ना। वो अभी नहीं पलटा था। एसपी बिलाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगर मिनहाज को उसकी हकीकत पता लग गई है तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। मैंने दुरुस्त झूठ नहीं, ये वो कोर्ट का बटन लगाते पलटा। सॉरी सर, लेकिन मुझे यही अपनी न्यूज़ कंफर्म करो इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हें ऊपर वाले के पास डिलीवर करूं। उसने बात काट डाली। जी सर, मैं एक बार फिर कंफर्म। आउट। उसने सोफे पर टांग चढ़ाते बैठकर कहा। एसपी बिलाल अपना सा मुंह लेकर चला गया। तुम जिंदा हो, मुझे यकीन है। उसने तसव्वुरात में ही नीलम अबरार को मुखातिब किया था। 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ना है, और आपने 22 मिनट लगाए हैं। वो घड़ी देखते हुए बोला। लैपटॉप पर उसका काम खत्म हो चुका था, और नीलम के राउंड्स भी। हम सीख जाएंगे, पता नहीं कब। वो लैपटॉप उठाकर चलता बना। आए आगे चलते भी उसे पता लग चुका था कि वो अब तक वहीं खड़ी है। आपकी 4 आंखें हैं क्या? उसने जलकर पूछा। नहीं, 6, और उसमें से 2 तुम्हें डोनेट करनी पड़ेंगी। तय हुआ। वो कभी उसका मनपसंद जवाब नहीं दे सकता था। आप यहाँ रुकें, हम 5 मिनट में आए। वो चला गया तो नीलम ने इस ग्राउंड को देखा जहाँ अभी शूटिंग के टेस्ट हो रहा था। आए, मेजर रास ने उसे अपने साथ आने का बोला। वहां जाकर खड़ी हो जाए। उसने जहाँ इशारा किया था वहां टारगेट बोर्ड लगा था, जिस पर दरमियान में गोल सुर्ख दायरा था, एक बुलेट के बराबर। डोंट मूव। उसे डर कर फासले पर खड़े होता देख वो गन टेबल पर रखे उस तक आया और उसे कंधों से पकड़कर बोर्ड के पास खड़ा किया। मैं फायर करूंगा, आपने तब भी मूवमेंट नहीं करनी। हाथ सीधे, ओके? उसने सर हिलाया। वो वापस चला गया। फायर की आवाज पर वो चिल्लाते हुए कई फुट दूर भागी। मेजर रास ने राइफल टेबल पर पटकी, दस्ताने उतारे और उसके पास पहुंचा। इधर आओ, आई सेड कम हियर। उसकी धाड़ पर दूसरे ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करते आर्मी कैडेट्स भी घबरा गए थे। इतना तो पता लग गया था कि ये कोई ऑफिसर है जो किसी लड़की को ट्रेनिंग दे रहा है। नीलम उसकी धाड़ पर और सहम गई। यहाँ से अब हिलना नहीं। उसके बर्फीले लहजे पर वो उमड़ने वाले आंसू पी गई। फायर की आवाज पर उसने अब की बार चीख नहीं मारी थी, बस आंखें मीच ली थी। 2 इंच मोर। वो 2 इंच और करीब खड़ी हो गई। मेजर राज की आवाज इतनी थी कि उसे शायद ही कभी माइक की जरूरत पड़ी हो। 2 इंच मोर। उसके अगले हुक्म पर वो पत्ते की मानिंद लरस कर रह गई। क्विकली। उसने हाथ से आगे होने का इशारा दिया तो वो उस लाल सुराख से एक बालिश्त दूर थी। फायर की आवाज पर अब की बार आंख मेचने की भी इजाजत नहीं थी। 7-8 में मजीद बुलेट्स जाया करने के बाद बिलाखिर उसका खौफ कम हो गया। वेल डन। वो गन टेबल पर रखकर अपने बाजू को गोल गोल घुमाने लगा। नीलम को इशारे से अपने पास आने का कहा। उठाओ इसे। वो टेबल पर बैठते बोला, फिर पानी की बोतल मुंह से लगा ली। नीलम उससे काफी खौफजदा नजर आ रही थी। राइफल उठाने को आगे बढ़ी। उसका वजन इतना ज्यादा था कि वो एक हाथ से तो ना उठा पाई। दोनों हाथ में किसी बच्चे की तरह उठा लिया। मेजर राज ने बोतल का ढक्कन लगाते गन पकड़े खड़ी घबराई हुई नीलम को देखा तो उसका कहका बेख्तियार गूंजा था। उसका हँस-हँस कर बुरा हाल हो गया। ओके स्टॉप इट मेजर आस। वो अपने आप से ही बोल रहा था। नीलम जो कब से आंसू ज़ब्त किए खड़ी थी, अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। वो हँस रहा था उस पर। नीलम ने राइफल बमुश्किल मेज़ पर रखी और सफ़ेद हाथों की पुष्ट से आंसू साफ करते तेज़-तेज़ कदम उठाती वापस जाने लगी। नीलम, नीलम। आखिरकार उसकी हँसी थम गई तो वो उसके पीछे लपका और वो और तेज़ चलने लगी। ग्राउंड वसी और अरीज़ रकबे पर फैला था। नीलम, आप फिर रो रही हैं? वो थोड़ा झुककर उसके हरे समुद्र में देखने लगा, जहाँ लहरें साहिल की हदूद भी पार करने को बेताब थीं। नीलम ने आंसू पोंछते मुंह मोड़ लिया। अच्छा, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, पहले नाश्ता कर लें, फिर आपको गन से चलाना सिखाऊंगा। वो सीधा होता बोला। नहीं सीखना हमें गन चलाना। वो निरूठे बन से बोली। ये तो पेपर्स साइन करने से पहले सोचना था ना। अब वो फिर से अपने असली रूप में आ चुका था। गलती हो गई तो अब सजा भुगतें। वो सफाकी से बोला। आप हमसे बदले ले रहे हैं? उसने भीगी पलकें उठाई। तो क्या तुमने नहीं लिया था? वो भी उसकी आंखों में देखता बोला। मैंने वार्न किया था ना। उसने नीलम की शिकायती नजरों में देखते पूछा। किया था ना मना? मानी मेरी बात? आप बहुत बुरे हैं मेजर रास। उसने गाल पर आते आंसू आंसू को साफ किया। शुक्रिया। वो अपने चौड़े सीने पर हाथ रखते हल्के से झुककर बोला। नीलम पैर पटकती चली गई।
ये कोठी शीशे के ग्लासेस और सुनहरे रंग के इंटीरियर के बायस हद से ज़्यादा हसीन नजर आती थी। मुलाजमों की रेल पेल थी यहाँ, बावर्दी, मुलाजिम, गार्ड्स, औरतें और मर्द सब शामिल थे। वसी लाउंज में शायद ही कोई शय हो जो किसी बाहर मुल्क से ना आई हो। मिनहाज ने लाउंज में पहुंचते ही अपने गॉगल्स उतारे। पैसा पानी की तरह इस महल नुमा कोठी पर बहाया गया था, और यही नहीं, उसके मालिक के बेशुमार घर बंगले दूसरे ममालिक में भी थे। ब्लैक स्टार तुम्हारा ही वेट हो रहा था। ब्लैक जीन्स और कीमती शर्ट के खुले बटन, बड़ा सा निकला पेट, मुंतशिर बाल, ये एक मशहूर सियासतदान था। क्या कंप्लेन है तुम्हें मुझसे? एमाज ने उसके खुशामदी लहजे पर सर्द आवाज में पूछा। मुझे मेरा माल पूरा नहीं मिला, वो दबी दबी आवाज में बोला। अंदर चलकर बात करते हैं। उसने मिनहाज को साथ चलने का कहा। एक बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंचकर मिनहाज ने नशिस्त संभाली। मुझे पूरे हीरे चाहिए, वही अमीर और कबीर सियासी शख्सियत वाला रोग। अगर मैं ना दूं तो? क्या कह रहे हो ब्लैक ब्लैक स्टार? वो खिसियाना सा होकर बोला। मुझे लगता है पाकिस्तान की अवाम को अपने सियासतदानों का असली चेहरा दिखा देना चाहिए। उसने टांग पर दूसरी टांग रखे पैर झुलाते हुए कहा। क्या कह रहे हो? उसे लेने के देने पड़ने लगे। मिनहाज इत्मीनान से सिगार पीने लगा। धुआं छोड़ते उसने मुकाबिल का घबराया चेहरा देखा। घबराओ नहीं, एक डील करने आया हूँ तुमसे, उसने आगे को झुकते कहा। मुझे शेर खान का पता बता दो। वो जब बोला तो उसकी आवाज़ सर्द थी। वो किस्सा ब्लैक स्टार की मौत पर ही खत्म हो गया था। तो तुम लोगों ने मेरा नाम ब्लैक स्टार रख दिया? ब्लैक स्टार रख दिया, मगर एक बात तुम भूल रहे हो, असद जुबैर लगारी, कि मिनहाज इज़हाक इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान को मार कर भी नहीं मरने वाला। उसने अपने सामने बैठे बेजार सी शक्ल बनाए इस मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत को देखा। देखो एमाज, हमारी डील अब की नहीं, बहुत पहले की है। ब्लैक स्टार के ज़माने से जानता हूँ तुम्हें। जब गंदे नाले से खींचकर वो तुम्हें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लाया था, अपना दायां बाजू बनाया। भारत से मेरे ताल्लुकात उससे भी पुराने हैं। खैर, तब तब भी हीरे और जवाहिरात की स्मगलिंग में ब्लैक स्टार मेरी मदद करता था। अब तुम करते हो। अगर तुम अपना काम मुकम्मल नहीं करोगे तो मैं शौक तो करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे धमकियां लगाने बैठ जाओ। वो आखिरी जुमले पर हलक के बल दहाड़ा। आवाज नीची। एमाज ने एक सेकंड लगाया था पिस्टल निकालने में। तेरा गला यहीं काट कर चला जाऊंगा, दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता मुझे। ये तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? चल अब शराफत से बता, शेर खान कहाँ है? उसने असद जुबैर के सर पर पिस्टल रखते एक टांग सोफे पर रखे उसका रास्ता रोक लिया। बुलाओ अपने रखवालों को, है हिम्मत तो बचाने तुझे। उसने रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर जोर से मारा। असद जुबैर को आज अपने ही एतमाद के हाथों मौत की सूली पर चढ़ना पड़ रहा था। मिनहाज की मौजूदगी में उसके गार्ड्स अंदर नहीं आते थे कि उनके राज किसी और को पता न लग जाए। इसीलिए अभी भी वो दोनों तनहा थे। द, देखो एमाज, मैं शेर खान का पता बता देता हूँ, मगर मेरा नाम। एमाज ने पिस्टल नीचे कर लिया और उसके सामने वाली मेज पर बैठ गया। शेर खान ने ही अपनी बेटी को कर्नल शहीर आलम के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वो आहिस्ता से बोल रहा था। बेटी? मिनहाज को धचका लगा। वो उसकी अंग्रेज बीवी की पहली शादी से थी, गजब की हसीन, मिस्र की मलिका क्लोपेत्रा जैसी, जिसका हुस्न दम बखुद कर दे। बस इसीलिए उसे जूई को कर्नल शहीर आलम के बेटे आस आलम के कॉलेज में भेजा। उसके पीछे असल मकसद कर्नल शहीर आलम की लाइब्रेरी का वो रिकॉर्ड हासिल करना था, जो उसने ब्लैक स्टार की सरगर्मियों के सबूत के तौर पर जमा किया था। उसके पास इतने शवाहिद जमा हो चुके थे कि अगर ये हकीकत खुल जाती तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ जाती। यही नहीं, बल्कि पाक आर्मी ब्लैक स्टार को भारत की ज़मीन से भी खींच निकालती। फिर सारे राज फाश हो जाते। शेर खान भी ब्लैक स्टार का खास बंदा था। उसने अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके जुई को कर्नल के घर तक भेज दिया। वो रोबोट की तरह बोल रहा था। तो वो लड़का आस था जिसे जुई ने मेरे पास भेजा था? मिनहाज ने तस्दीक चाही। हाँ, वो किसी पार्टी में कर्नल के बेटे को साथ ले गई थी। फिर ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसने शेर खान को बता दिया कि उसका काम मुकम्मल हो गया है। फिर शेर खान के बंदे ब्लैक स्टार के हुक्म पर आस को तुम्हारे हवाले कर गए। मगर कर्नल ने बेटे की जान की भी परवाह नहीं की, और होटल में एक मीटिंग अरेंज कर ली। इस मीटिंग में कुछ सियासी शख्सियात भी शरीक हुई, हसास अदारे भी, और फौज के आला ओहदेदार भी। और इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट होती, ब्लैक स्टार के कहने पर मैंने वहां बारूद से भरे ट्रक के जरिए धमाका करवा दिया। मिनहाज उसकी बात काट के बोला। हाँ, असद जुबैर ने सर हिलाया। उसके बाद ब्लैक स्टार आर्मी के हाथ कैसे लग गया? जुई के बारे में मुझे क्यों लाइल्म रखा गया? शेर खान कहाँ गायब है? हो ना हो, इस सब के पीछे उसका ही हाथ है। ब्लैक स्टार तक पहुंचने में उसी ने मदद दी है, और अब मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वो फिर से धारने लगा। जुई ने यह काम हालिसन शेर खान के कहने पर किया था, इसलिए उसको हमारे गैंग से दूर रखा गया था। और शेर खान क्यों ऐसा करेगा? अगर उसे यही करना होता तो वो जुई को इस्तेमाल ही क्यों करता? असद ने उसको ठंडा करना चाहा।
मुझे बहलाओ मत असद जुबैर लगारी, मुझे शेर खान का पता बताओ। उसने रिवॉल्वर फिर उसकी कनपट्टी पर रखा। बोलो। उसकी धाड़ में खून आशाम दरिंदे किसी फुंकार थी। मैं नहीं जान। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि मिनहाज का एक घूंसा उसकी नाक पर और तीन चार पेट पर पड़े। उसको कॉलर से पकड़कर वो जमीन पर पटक चुका था। उसने असद जुबैर की गर्दन पर अपने कीमती जूते रख दिए और जोर से रगड़ने लगा। बोलो। वो फिर धाड़ा। वो वो पिछले 10 सालों से आईएसआई के कब्जे में है। कोई नहीं जानता वो मर गया है या जिंदा है। और जुई मुल्तान सेंट्रल जेल से फरार होते पुलिस के हाथों मारी गई। उसने तेजी से कहा। ओह इडियट मैन, तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? मिनहाज नीचे अकड़ू बैठकर उसे कॉलर से पकड़कर उठाते बोला। बताने का क्या फ़ायदा होता? जो होना था वो तो हो गया। ब्लैक स्टार को इलाका गैर में रूपोश हुए 2 साल हुए थे। जब कर्नल के बाद एक और एजेंट को ये मिशन दिया गया, तो वो बज़रिया शेर खान ब्लैक स्टार तक पहुँच गया। मगर गलती ये हुई कि ब्लैक स्टार उसके हाथों मारा गया और हमारा कारोबार चलता रहा। वो अपने नाक से निकलने वाला खून अब टिश्यू पेपर से साफ कर रहा था। तो अब उन्हें हमारे राज़ चाहिए, हमारी चेन का पता लगाना चाहते हैं ये। मिन्हाज पुरसोच अंदाज़ में बोला। हाँ, क्या तुम शाकिर को जानते हो? उसने असद ज़ुबैर लगारी की जानिब देखा। शाकिर? आज आप 2 मिनट लेट हो गई हैं, मगर आइंदा ये गलती ना हो। उसने दूर से आती नीलम के करीब जाकर कहा। नाश्ता करने में टाइम तो लगता है, वो मुंह बनाकर बोली। कितना खाती हैं आप जो आधा घंटा लग गया? वो भी कहाँ बख्शने वाला था। अब बहस करने में टाइम वेस्ट मत करें। उसे बोलने को मुंह खोलता देखकर वो टोक गया। नीलम सर झटकती उसके पीछे चलने लगी। वो फिर से उसी ग्राउंड में थे। ये पिस्टल है, मेजर राज ने ब्लैक कलर का रिवॉल्वर उठाते कहा। नजर आ रहा है हमें। उसने नाक से सुकेड़ी। अब अगर आपने अपनी इस फजूल गोई से परहेज ना किया तो मैं सजा देने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। वो सख्त लहजे में बोला। हम तो श- मेजर राज ने उसे चुप रहने का इशारा करते रिवॉल्वर का मैगजीन खोला। इसमें बुलेट्स जलती हैं, देखें इसे कैसे डालते हैं। फिर उसने मैगजीन बंद करके रिवॉल्वर लोड करना सिखाई। ये ट्रैगर है, आपका निशाना कैसा है? उसने नीलम की जानिब देखा। पत्थर मारने में तो बहुत अच्छा है, याद है आपको भी मारा था छत पर, याद आया? वो जो वो जोश में बोल रही थी जब नजर मेजर राज के संजीदा चेहरे पर पड़ी। सॉरी। उसने सर झुका लिया। ये लास्ट टाइम था। वो बोलकर पीछे मुड़ा। शलवार कुर्ता में खड़े एक आदमी को इशारा किया और कुछ लाने को कहा। यहाँ खड़ी हो, इससे आगे नहीं बढ़ना। मेजर राज ने उसे मेज की सीध में खड़ा होने का कहा। ये लें। आदमी के हाथ से एक छोटा सा बॉक्स लेकर उसे पकड़ाया जिसमें छोटे छोटे तीर थे, फकत निशाना पक्का करने को। मारे। उसने नीलम को हवनक बने खड़े देखकर कहा। 1 2 3। उसका निशाना जबरदस्त था। मेजर राज को छत का वो मंजर याद आया जब उसने एक छोटा सा कंकर इतने फासले से मेजर राज को मारा था। गुड। मेजर राज ने उसे बॉक्स थामते कहा, फिर रिवॉल्वर उसके हाथ में थमाई और खुद उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ सीधे रखें। उसने हिदायत दी। नीलम ने अमल किया। सामने देखें। वो उसके पीछे खड़ा बोल रहा था। उसने आगे बढ़कर दोनों हाथ नीलम के कपकपाते हाथों पर रखते रिवॉल्वर को टारगेट पर सेट किया। सामने देखें। रेड डॉट को फोकस करें। उसकी आवाज़ नीलम के कान के बहुत करीब सुनाई दे रही थी। ट्रैगर को ट्रिगर को प्रेस करने से पहले रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत रखनी है। वो इंग्लिश में उसे गाइड कर रहा था, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, जबकि नीलम कदम घुट रहा था उसके इज़ार में। रिलैक्स। उसके माथे पर पसीने के कतरे दिखते वो बोला। ट्रिगर प्रेस करें। उसने डरते डरते अमल किया। ठा। गोली की आवाज के साथ नीलम अबरार की चीख भी गूंजी थी। वट इज योर प्रॉब्लम? वो जो आंखें मीचे हलक के बल चीख रही थी, उसकी धाड़ पर यकदम खामोश हो गई और आहिस्तगी से आंखें खोलकर उसके सख्त गुस्सेले चेहरे की जानिब देखने लगी। नीलम से बात ना बन पाई। अभी सुबह ही में तो इसने इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि वो फायर की आवाज पर खौफजदा ना हो। सुबह कितनी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, मगर अफसोस आप जैसी बुज़दिल और कम हिम्मत और डरपोक लड़की से मैं उम्मीद लगा रहा था। आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसके इतने सख्त लहजे और अल्फाज पर उसके भल भल आंसू बहने लगे। सॉरी। वो सूं सूं करती सर झुकाकर बोली। आई सेड गो। वो उसकी जानिब से रुख फेर कर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा हो गया। नीलम उसकी बेहिसी पर अपने आंसू साफ करती पलट गई। हमें कई बार खुद पर हैरत होती है कि हमारी मोहब्बत का कद काठ भी अजब है। हमारे दिल में है तो कतराए खून के बराबर, अगर बाहर निकल जाए तो आसमान को कद ऊंचा करना पड़ जाए और ज़मीन को अपनी वसत में और कुशादगी पैदा करनी पड़ जाए। आखिर आप में ऐसा है क्या मेजर रास, जो हम हर बार आपको आपके हाथों जलील होकर भी आपसे नफरत नहीं कर पाते, बदगुमान नहीं होते? ऐसा क्यों है कि हमारा दिल नाराज नहीं होता आपसे? आपने हमसे हमारा हमारा हर एहसास छीन लिया है। आपकी मोहब्बत ने हमारे हर जज्बे को जैसे पैरालाइज करके रख दिया है। वो ग्राउंड से निकलते सोच रही थी। मैंने ये नाम पहली बार सुना है, असद ने कहा।
ये शक्ल पहले कभी देखी है? उसने अपने सेल फोन से शाकिर की तस्वीर उसे दिखाई। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और इसे? मिनहाज ने इकल की तस्वीर दिखाई। नहीं। मिनहाज ने गहरी सांस लेते बैग पर टच किया तो होम स्क्रीन सामने आ गई और उस पर लगा नीलम इब्रार का वॉल पेपर। ये तुम्हारे पास कैसे आई? कौन है ये लड़की? ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? ये धोखा है, मैं यकीन नहीं कर सकता। वो एमाज के सेल फोन पर हाथ लगाते बोल रहा था, जैसे ये तस्वीर अभी बाहर निकाल लेगा। शट अप, क्या बोल रहे हो? मिनहाज को उसकी यह हरकत जहर लगी। तुम तो कह रहे थे कि तुमने जुई को नहीं देखा, तुम नहीं जानते कि आस को जुई ने ट्रैप किया था। वो मिनहाज की जानिब देखकर तेज तेज और बेयकीन लहजे में बोल रहा था। तो तुम्हें क्या लग रहा था, मैं झूठ बोल रहा था? मिनहाज की तेवरी चढ़ गई। नहीं तो। वो उसका हराम मोड़ देकर संभला। ये क्या, ये टेल मी व्हाट इज इन योर माइंड? मिनहाज उसकी जानिब झुकते सोफे पर हाथ रखते बोला। ये लड़की जुई जैसी है, बिल्कुल वही चेहरा है। मैंने जुई को पिक्चर्स में देखा था और एक बार हकीकत में भी, कर्नल के घर जब दावत पर गया था। हाँ, वहाँ ये आई थी, आज की दोस्त की हैसियत से। हबीब बोल रहा था और मिनहाज के कान साएं साएं करने लगे। क्या कह रहे हो असद जुबैर लगारी? उसकी तमाम हिस्सियात जैसे अपाहज हो गई थीं। बिलीव मी ब्लैक स्टार, ये वही चेहरा है, बस मासूमियत ज्यादा है। उसने अपनी बात पर स्टाम्प लगाते कहा। एनीवेज, ये लड़की तुम्हारा मसला नहीं है। और हीरे की स्मगलिंग के लिए 2 बंदे और हायर करो। बहरी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त हो गई है। मिनहाज ने अपने तासुरात छुपा लिए थे, हमेशा की तरह। कल वो एक ट्रेनर से रिक्वेस्ट करके गया था, जिसने बाद में और कैडेट्स के साथ उसे चिन अप रूप अप की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद रात का खाना खाया और खुद ही एक स्टॉप वॉच लेकर ग्राउंड में निकल गई। मेजर रास अपने मिशन के काम से निकल गया था। वो इस्लामाबाद में होकर भी मिनहाज के हर काम पर नजर रखे हुए था। उसकी पूरी टीम उसे ट्रेस कर रही थी, मगर एमाज प्लाजा के अंदर दोबारा जाने की इजाज़त उसने अभी तक किसी को नहीं दी थी। असलहे की स्मगलिंग के लिए एक और टीम तश्कील दे दी गई थी, जिसके नताइज बहुत मुस्बत और हौसला अफजा थे। अफसोस, आप जैसी बुज़दिल, कम हिम्मत और डरपोक लड़की से मैं उम्मीद लगा रहा था। आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। वह भाग रही थी, जितना तेज़ वो भाग सकती थी। वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा खुद को आजमाने लगी थी। अगर मेजर रास कहता था कि वो जज्बाती है, तो वो 100% दुरुस्त था। वो हद से ज़्यादा जज्बाती लड़की थी। उसका पूरा वजूद पसीने से तर था। खून गर्दिश के मराहिल से गुजरकर अब उबलने लगा था, मगर उसे परवाह कहाँ थी। अफसोस, आप जैसी बुज़दिल, कम हिम्मत और डरपोक लड़की से मैं उम्मीद लगा रहा था। आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसके पैरों को ब्रेक लगा। घुटनों पर हाथ रखे वो लंबी लंबी सांस भरने लगी। 15 मिनट। उसे अफसोस होने लगा। वो समझ रही थी कि वो एक ही दिन में सीख लेगी। हालांकि ये 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा थे, जो दूसरे कैडेट्स हफ्ते में सीखते थे। वो उसने एक दिन में सीख लिया था, मगर वो अफसुर्दा थी। मेजर आज सही कहते हैं, हमसे नहीं हो सकता। वो बेंच पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली। आप ही, हमसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हल होते, कहीं हम इसमें रह ना जाए। पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट पढ़ी पढ़ी मैंने। उसमें वो कहता है, एंड व्हेन यू वांट समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। अगर तुम ये सोचोगी कि तुम नहीं कर सकती, तो वाकई तुम कभी नहीं कर सकती। और अगर तुमने ठान ली कि तुम करके दिखाओगी, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई जंजीर, कोई दीवार, कोई सोच, कोई शख्स, कोई रीत रिवाज, कोई भी तुम्हें उस चीज़ के हसूल से नहीं रोक सकता, सिवाय अल्लाह ताला की पाक ज़ात के। नीलम अबरार की आंखें खुल गईं। उसे याद आया कि फिर उसने फर्स्ट ईयर में 90% मार्क्स लिए थे फिजिक्स में, और उसे ये सब्जेक्ट इतना अच्छा लगने लगा कि उसने लेक्चरर बनने का सोच लिया। हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। वो उठकर दूसरे ग्राउंड की जानिब चल पड़ी। वो जीप में सवार अंदर दाखिल हो रहा था। आज हेडक्वार्टर में एक मीटिंग भी थी, मगर चूंकि जल्द ही बर्खास्त हो गई, तो वो वक्त से पहले अकेडमी आ गया। अभी रात के 3 बज रहे थे, जबकि उसकी वापसी फजर के वक्त थी। ये लड़की कौन है? वो जीप पार्क करके अंदर आ चुका था। हॉस्टल एरिया की जानिब जाने से पहले उसने मुड़कर वार्डन इंचार्ज से पूछा, जो रात की पहर राउंड पर था। सर, ये वही लड़की है जो आपके साथ आई है, वो बता रहा था। व्हाट? मेजर आस के स्लीव्स चढ़ाते हाथ रुक गए। इसको पिस्टल किसने दी? वो सख्ती से पूछ रहा था। सर, मैंने। किससे पूछकर? उसकी सख्ती बतदरीज कायम थी। सर, कैडेट गर्ल ने कहा कि आपने। अच्छा। वो ग्राउंड की जानिब बढ़ गया। नीलम अबरार की उसकी जानिब पुश्त थी, और फासला इतना ज्यादा था कि वो उसके पहुंचने तक एक मैगजीन खाली कर चुकी थी। आपको पता है, झूठ का सहारा लेने से इंसान अक्सर अपनों की नज़रों में गिर जाता है। वो जो रिवॉल्वर को ठीक टारगेट पर सेट कर रही थी, उसकी आवाज़ पर हल्के से गर्दन मोड़कर देखा और फिर ट्रैगर दबा दिया। ठा की आवाज़ से बुलेट रेड डॉट के काफ़ी नज़दीक लगी थी, मगर ठीक निशाने पर नहीं।
ये नीलम अबरार की 3 घंटे की मेहनत थी। मेजर रास ने टारगेट बोर्ड के पास गिरे बहुत से तीर देखे जो शायद उसने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए थे। तो आप हमें अपना मानते हैं? वो रिवॉल्वर नीचे करके उसकी आंखों में देखते बोली। ग्राउंड में लगी पोल लाइट्स की रोशनी में मेजर रास का साया नीलम पर पड़ रहा था। आपसे ज्यादा ढीठ भी कोई होगा इस दुनिया में? वो भी उसी की जानिब देख रहा था। मैं जीनियस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाह, फिर कब आ रहा है हमारा नेम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? बहस करने की आदत आपकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो आदतन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। आपको हमारी एक भी आदत नहीं पसंद मेजर रास। आपको नीलम अबरार नहीं पसंद, बल्कि आपको नीलम अबरार से नफरत है। वो पलटकर मेज सकाई और रिवॉल्वर रखकर जाने लगी। मैं तुम्हारी एक भी बात को झुठला नहीं सकता और उसके लिए मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूं। उसे अपनी पुश्त पर वही दिल फरेब धड़कनों को मुंतशिर करती आवाज सुनाई दी। हमें आपकी कोई माजरत कबूल नहीं मेजरास। वो पलटे बगैर बोली थी। मेजरास के लब धीरे से मुस्कुराए थे। तेरी आहों पर मसीहा को हंसी आती है। इससे ज्यादा भी तमाशे की तमन्ना है मुझ तुझे। उसे 2 दिन मजीद गुजर गए थे यहाँ आए। मेजर रास उसे रोज प्रैक्टिस करवा रहा था। उसकी ट्रेनिंग सख्त से सख्त तरीन होती जा रही थी। कल शाम मेजर रास ने 3 घंटे उसे पालतू कुत्ते के साथ बंद रखा था, जिसकी शक्ल ही किसी शेर की तरह थी। वो अपने आप को चैलेंज कर चुकी थी कि वो अब बुजदिली का मुजाहरा नहीं करेगी। बहुत ज्यादा खौफजदा होने के बावजूद पैराग्लाइडिंग उसने ये इम्तिहान भी पास कर लिया था। रेसलिंग भी ठीक जा रही थी। अब हाइकिंग के लिए उन्हें नथिया गली जाना था। नथिया गली इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर है। ये मरी और एबटाबाद के दरमियान में 8,200 फुट की बुलंदी पर है। हम कब तक पहुंचेंगे? नीलम ने जनरल नॉलेज की किताब बंद करते कहा, जो उसको ISSB के टेस्ट के लिए रटनी थी। जब आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। वो विंड स्क्रीन की जानिब देखते हुए बोल रहा था। बस हमारा दिमाग पक गया है अब। वो सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद गई तो मेजर रास को भी खामोश होना पड़ा। वैसे भी आजकल नीलम अबरार की खुश इखलाकियां छुट्टी पर थीं। आखिरी बार जो उसने डांटा था उसके बाद से वो उससे कुछ खिंची खिंची सी थी। अपने मतलूबा मकाम पर पहुंचकर उसने जीप रोक दी। अब यहाँ से ऊपर हमें पैदल चलना है। चलें, आपको हाइकिंग ट्रैक पर चलना भी आ जाएगा। वो जीप की पिछली तरफ चला गया। ये क्या है? ट्रैकिंग स्टिक्स, उसने जवाब देते 2 स्टिक्स उसे पकड़ाई। बर्फबारी का मौसम लग रहा है। वो ट्रैक पर स्टिक्स की मदद से चढ़ रहा था। जीन्स और शर्ट के साथ नेवी ब्लू और वाइट जैकेट में उस इस खूबसूरत मंजर का हिस्सा बने वो नजर लग जाने की हद तक नीलम अबरार को हसीन लग रहा था। चलें, आप आगे चलें। मैं या फिर ऐसा करें, मेरे साथ साथ चलें और देखें हाइकिंग ट्रैक्स पर कैसे चलते हैं। वो उसकी जानिब देखकर बोला, जिसने वाइट लिनन की शर्ट के साथ जीन्स पहन रखी थी। उस पर लंबा कोट था, कंधों पर शॉल और सर पर हैट। कुछ रह गया था तो वो भी पहन लेती। उसको हंसी आई थी। वह मुश्किल जब्त की। वो बोली तो कुछ नहीं, बस दांतों को आपस में जोड़ लिया जो मुसलसल बज रहे थे। वो उसके साथ ट्रैक पर चलने लगी। रास्ता तंग होने से उसकी कोहनी मेजर रास के हाथ से टकरा जाती। उफ, कितना लंबा रास्ता है, नीलम ने सोचा मगर बोली नहीं। वो लोग अब एक खुले से मैदान में आ गए थे और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। सर्दी बढ़ने लगी। सर्द बर्फीली हवाओं के थपेड़ों ने नीलम अबरार के गुलाबी गालों को सुर्ख कंधारी हार अनार में बदल दिया था। उस पर घनेरी पलकों की छांव वो दिल मोह लेने वाला चेहरा रखती थी। आसपास लोग ना होने के बराबर थे। बर्फ और रफ्तार से बरसने लगी। ठंड मजीद बढ़ गई। वो लोग अब एक ऊंचे मकाम पर थे जहां से आसपास से मारगला और अब्टाबाद दिखाई दे रहा था। नीलम इस हसीन मंजर को देख रही थी। ट्रैकिंग स्टिक्स अब भी उनके हाथों में थी। हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान है। उसकी बुड़बुड़ाहट बहुत धीमी थी, मगर मेजरास के कान बहुत तेज। क्यों? इतना खूबसूरत वो उससे बोल रही थी। वो बोल उससे रही थी, मगर उसकी हरी आंखें सरसब्ज और शादाब मनाजिर पर जमी थीं और मेजरास की उस पर। पाकिस्तान इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सवात, नारान, कागान, जेहलम, मानसेरा। अभी तो तुमने ये सब नहीं देखा। वो खामोश रही। नीलम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इन पहाड़ों से नहीं। वो अब भी चुप थी। आप मेरी एक डांट भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप क्या करेंगी? वो उसे बोलने पर उकसा रहा था। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो उसकी जानिब देखती बोली। अच्छा, क्या? नीलम अबरार आपके लिए किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। उसकी आवाज़ नथिया गली में बरसती बर्फबारी की समातों से टकराई। बर्फ के गोले चश्मदीद गवाह बन गए थे इस लड़की के जुनून के, दीवानगी के। कौन जानता था कि उन्होंने ये आवाज़ महफूज कर ली थी। इस सर्द रुई को इंतज़ार था उस वक्त का जब उसने यही अल्फाज लौटाने थे। बर्फ में ट्रैकिंग स्टिक्स की टिप्स को बर्फ में गाड़ कर खुद 4 कदम आगे बढ़ी। सर्दी की शिद्दत से उसकी छोटी सी नाक सुर्ख टमाटर हो चुकी थी और उसमें पहनी नोज पिन की चमक मजीद बढ़ गई थी।
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेजर आस आलम के कह के मीर अंजानी की चोटी से टकराते वापस आ रहे हों। गालिबन ये किसी मूवी का डायलॉग है। एनीवेज मिस अबरार, नीलम अबरार, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, बल्कि आस आलम चाहता है कि नीलम अबरार इतनी सख्त हो जाए कि उसकी जान इतनी आसानी से ना ली जा सके। और सख्त होने के लिए कुछ सख्तियां तो झेलनी पड़ती हैं ना। नीलम ने नासमझी से उसे देखा। बर्फबारी तब शुरू होती है जब ग्राउंड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से लेस होकर हो या 32 भी हो तो आप 6 घंटे तक इसी फ़ारेनहाइट अम, क्या लिखा हुआ है यार। आप 6 घंटे तक किसी सी अगर अभी नथिया गली का दर्जा हरारत 2 फ़ारेनहाइट क्या लिखा हुआ है, जगह खड़ी बासानी जिंदा रह सकती हैं। वो अपने असल मकसद की जानिब आ चुका था और नीलम समझ रही थी उसे उसकी नाराजगी की परवाह है। अपना कोट और हैट मुझे दे दें, वरना आपको सर्दी नहीं लगेगी। वो हाथ उसकी जानिब बढ़ाते बोला। नीलम ने बेयकीनी से उसे देखा। जल्दी करें। फिर वो उसका कोट और हैट लेकर चला गया। नीलम ने उसे बड़े बड़े सरसब्ज पहाड़ दरख्तों में गुम होते देखा था। मैं तुम्हारे नाम लिखूंगी मोहब्बत की कहानी, पत्थरों से सर फोड़ते जज्बों की कहानी। कर्नल शहीर आलम, आपकी बहादुरी, आपकी दीदा दिलेरी के हम सब कायल हो चुके हैं। अपने बेटे को दुश्मन के हवाले कर दिया आपने, मगर सर नहीं झुकाया। जुल्म के खिलाफ अपनी आवाम को शर्मिंदा नहीं किया। काश हम उनको हकीकत बता सकते, आपका दिल चीर के दिखा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल ने उन्हें सराहते हुए कहा। 3 माह पहले मुझे आस ने कहा था कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। मैंने तब उसे टाइगर का नाम दिया था। मैंने उसके अंदर एक बहादुर और निडर इंसान देखा था और आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया। ब्लैक स्टार की कैद में भी उसने कहा, बाबा मेरी फिक्र मत करें, मैंने गलत किया, आपकी फाइल बेच दी। मैं डर गया था, आपको खोना नहीं चाहता था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है अपनी गलती का कफारा अदा करने का और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरी एक जान जाने से हजारों बेगुनाह बच जाते हैं तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। मैंने कहा कि मैं उसे शहीद समझूंगा। ना चाहते हुए भी कर्नल शहीर आलम की आंखें भीग गई थीं। मैरियट होटल में मीटिंग अरेंज की है। आस आलम को कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखें। कर्नल शहीर आलम ब्रिगेडियर शाहनवाज ने उन्हें हौसला दिया। वो फ़कत नम आंखों से मुस्कुरा दिए। उन्हें क्या पता था कि कल वो और उनकी अहलिया अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन गुजारेंगे। नीलम, वो ठीक 6 घंटे बाद वापस आया था, मगर वो वहां नहीं थी। नीलम, उसे फिर पुकारा। ठंड थी कि उसकी पुकार पर उसके मुंह से सर्द हवा के मरगोले निकलते। कहाँ चली गई नीलम? वो उसे पुकारता मीर अनजानी के करीब पहुंच गया। नीलम, ये मजाक नहीं है। नीलम, मुझे परेशान मत करो। नीलम, नीलम, नीलम। वो दरख्तों से घिरे रास्ते से ऊपर चढ़ता सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था। मीर अनजानी की चोटी उसकी बेकरारी पर कह कह लगा रही थी। नीलम, बस करो, मजाक मत करो। नीलम, नीलम, आई एम सॉरी, प्लीज कम बैक। नीलम, नीलम। वो ऊपर चढ़ता जा रहा था और एक ही नाम पुकार रहा था। मगरिब होने को थी। उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता था। नीलम। उसने मीर अनजानी की चोटी पर पहुंचते दोनों हाथों से होठों के किनारे बंद करती हुए आवाज लगाई। उसकी पुश्त पर खड़ी मलिका हुस्न ने मारगला की पहाड़ियों को रक्स करते महसूस किया था। सर्द हवा पर मेजराज की गर्म सांसों पर उसका नाम महवे रक्स था। बर्फ के सफेद बरसते गोले नाच रहे थे। हर शय गुनगुना रही थी। क्या इससे हसीन भी कुछ हो सकता था? नीलम अबरार के लिए यकीनन नहीं। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं मेजर आस आलम। इस आवाज पर वो नैनो सेकंड्स की रफ्तार से पलटा था। वो याकूती शॉल शानों पर डाले सफेद कमीज में गुलाबी रंगत और सुर्ख होती नाक लिए उसके सामने थी, दोनों हाथ सीने पर बांधे। कहाँ चली गई थी तुम? वो बदहवासी में उसकी जानिब बढ़कर उसे शानों से थामते पूछने लगा। आपको क्या लगा था मर गए हम? इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। वो मुस्कुरा रही थी। मेजर राज ने झटके से उसे छोड़ा। नीलम, ये एक बहुत ही वाहियात मजाक था। वो गुस्से में था। बहुत मजा आया हमें ऐसे आपको 1 घंटा नीलम नीलम पुकार कर, मीर अनजानी चढ़ते देखकर। क्या कह रहे थे आप? उसने माथे पर उंगली रखते सोचने की अदाकारी की, फिर चुटकी बजाकर बोली, नीलम, आई एम सॉरी, प्लीज कम बैक। वो उसकी आंखों में अपनी सर्दी के बायस बंद होती आंखें गाड़ कर बोली, दिमाग खराब हो गया था मेरा जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। वो दांत पीस कर बोलते निचले रास्ते की जानिब चलने लगा। कई बार आपका रवैया भी बहुत नॉन प्रोफेशनल होता है, नहीं? आई मीन इतनी परेशानी और फिर आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं और अपने फ़र्ज़ के लिए मैं इतना ही क्रेज़ी हूँ। वो उसकी बात काट कर मोड़ते हुए बोला, ओह! तो ये परेशानी फ़र्ज़ की थी। वो मसनूई हैरत लहज़े में सिमोते उसके पीछे उतर रही थी। बिल्कुल, वो दहाड़ा। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसकी बात पर मेजर आस फिर मुड़ा। मैं कब गुस्सा हो रहा हूँ?
हालांकि उसकी आवाज़ और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा जा सकता था। मगर आप गुस्से में लग रहे हैं मेजर, वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरी शक्ल ही ऐसी है, वो जलकर बोला था। एक हट पर पहुंचकर वो रुका। एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने पड़ी बर्फ साफ कर रहा था। शुक्रिया बाबा, आपने खामखा जहमत की, मैं खुद कर लेता। वो उनसे इतने प्यार से मुखातिब था कि नीलम को बाबा जी अपने रकीब महसूस हुए। अंदर आकर उसने लकड़ियां जलानी शुरू की। हट में दो छोटे छोटे कमरे थे, छोटी सी एक अलमारी और लकड़ी के पलंग। जाएं, कपड़े बदले नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला। लकड़ियां आतिशदान में जलना शुरू हो चुकी थीं। ये ले। वो कपड़े बदलकर गीले बाल खुले छोड़े, शॉल अच्छे से लपेटकर आतिशदान के पास पड़े पत्थर पर बैठ गई थी। जब मेजर रास ने उसे कॉफी का मग थमाया, ये तो कॉफी है, वो मग थाम कर बोली। जी, इतनी सर्दी में ये स्पेशल कॉफी हड्डियों को गर्म रखेगी। वो हैरान था कि इतनी सर्दी में भी वो बआसानी सर्वाइव कर रही थी। वह पहली बार उसने मेजर रास को हैरत में डाल दिया था, जबकि नीलम अबरार ही जानती थी कि ठंड के मारे उसने वो 6 घंटे कैसे मीर अनजाने की चोटी तक पहुंचने में लगाए थे। कॉफ़ी बहुत मज़े की है, वो मेजर रास की जानिब देखते बोली, वो जो आतिशदान में मज़ीद लकड़ियाँ डाल रहा था। मेरी वाइफ ने बनाना सिखाई थी, वो हमसे लहजे में बोला। आपकी शादी हो चुकी है? उसके लिए बोलना मुहाल हो गया। किसने कहा मैंने शादी नहीं की? मेजर रास ने उसके सवाल के बदले सवाल किया। तो क्या आप मैरिड हैं? नीलम अबरार की सांस अटक गई। उसे लगा मार्गला की पहाड़ियां उसके सर पर आ गिरी हैं। आ, आपकी वाइफ कहाँ है? मेजर राज की बेनियाजी पर उसने एक और सवाल किया। मर गई। टाइगर ने दो और लकड़ियां आग की नजर की। आग के शोले और बुलंद हो चुके थे। अच्छा हुआ, उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। क्या कहा आपने? मैंने कहा अच्छा हुआ मर गई, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार देती। नीलम ने दांत कचकचाए। वेट अ मिनट, आप मार देती? लेकिन क्यों? आप अच्छे से जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता, आप बताएं। उसने नीलम की जानिब देखा, जो दरमियान में जलती आग को देख रही थी। आप जो सुनना चाहते हैं हम वो नहीं बोलेंगे। मेजर राज के लबों पर जरा की जरा मुस्कुराहट दौड़ी। क्या आपको वाकई ही अकल आ गई है? नहीं, हमने आपकी अकल ठिकाने लगाने का सोच लिया है। वो पत्थर से उठ गई थी। मेजर राज की नजरें उसकी पुष्ट पर बिखरे आबशार पर ठहर गईं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है नीलम अबरार? वो हसास अदारे का एक अहम रुकन था। वो जरा जरा सी बात को महसूस करने वाला इंसान था। उसे नीलम से खतरे की बू उठती महसूस हुई थी। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही चेहरा, एक ही जैसे नए नक्श, और फिर उसका मुझसे टकराव, फिर गायब हो जाना, उसके बाद ईगल का फरार होना। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल उभर रहे थे। तो क्या मेरा अंजाम भी ब्लैक स्टार की तरह होगा? उसने खिड़की से नजर आते अंधेरे में झांकते सवाल किया। क्या मुझे मौत से डर लग रहा है? वो आज अपने आप से एक अजियतनाक सवाल कर बैठा था। अगर तुम मौत से नहीं डरते तो इतने गार्ड्स, बंदूकें हर वक्त तुम्हारे हमरा क्यों होती हैं? तुम्हें खौफ है मौत का? उसके ज़मीर से आवाज़ आई। हाँ, मैं डरता हूँ मौत से, लेकिन ये डर तब तक है जब तक पाकिस्तान को बर्बाद करने की ख्वाहिश जिंदा है। जिस दिन ये चाह, ये तमन्ना मर गई, उस दिन मैं भी मर जाऊंगा। उससे खुद को बावर करवाया। अभी वो मुकम्मल तौर पर अपने आप से मुखातिब था, एकदम खुद में गुम। जब ड्राइंग रूम में म्यूरिक ने कदम रखा। एमास, तुमने अमेरिका की पार्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन नहीं किया? इतना ज़बरदस्त पैकेज लाया था मैं। तुमने रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। म्यूरिक अभी अभी क्लब से आया था। मुझे उस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रही है, और दूसरी पार्टी मेरे असल मकसद में मेरी मदद कर रही है। वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला। म्यूरिक उलझ गया। मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी बात। जैक की पार्टी असलहा से लेकर उसे डकैती के लिए यूज़ करती है, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का असलहा अमेरिका में गलत कामों में इस्तेमाल होता है। इस तरह के दोनों मुल्कों इस तरह दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ा देते हैं, और फिर पाकिस्तान का अमन सुकून बर्बाद कर हो जाता है, और मुझे चैन आता है। वो उसकी जानिब पलटा, जो हैरत से उसे सुन रहा था। तुम्हारी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? म्यूरिक ने अब्रू उचकाते पूछा। आई थिंक टाइम काफ़ी हो चुका है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। एमाज अपनी चौड़ी कलाई पर बंधी कीमती रिस्ट वॉच की जानिब देखता हुआ बोला। ओके, गुड नाइट। म्यूरिक अंग्रेजी लबुल लहजे में बोलता हुआ चला गया। मेरी पाकिस्तान से नफरत की जंग है, और ये कोई छोटी दुश्मनी नहीं है। एमाज अपने आप से मुखातिब था। उसकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त जा रही थी। वो बहुत गलतियां करती, कभी डर जाती, रोने लगती, तो कभी मेजराज से लड़ पड़ती। मगर वो भी अपने नाम का एक था, कभी अपने गुस्से से तो कभी बहलावे से उसे ट्रेन कर रहा था। वो 10 मिनट में अब 1.6 किलोमीटर भाग सकती थी। सिर्फ 2 मिनट और कम करने थे। निशाना अभी तक कच्चा था। वो टारगेट सेट करने में बहुत नाकारा थी।
आज उसको 1 माह हो गया था। वक़्त नीलम अबरार के लिए बहुत आहिस्ता-आहिस्ता गुज़र रहा था क्योंकि ज़िंदगी अब दिन-रात जद्दोजहद करते गुज़रती थी। पूरा दिन ट्रेनिंग और रात टेस्ट की तैयारी में गुज़र जाता। मेजराज के साथ उसका रवैया अब भी वैसा ही था, कभी जज़्बात की रोह में बह जाती तो कभी उसके सख्त रवैये पर बदतमीज़ी पर उतर आती। 3, 2, 1 गो! मेजराज का इशारा मिलते ही वो व्हाइट बाउंड्री क्रॉस कर गई। तेज़ी से भागते उसने सामने लगी रस्सी चढ़ी, फिर अगले राउंड में पहुंची तो वहां एक ही रस्सी पर 2-3 लकड़ियां लगी थीं। उन पर चढ़कर सबसे ऊपर वाली से नीचे छलांग लगाई। उसके घुटने पर लग गई, मगर उसे भागना था। वो उठ गई, एक जंगले पर चढ़कर दूसरी तरफ से उतरी। 3-4 दीवारें कूदना पड़ी, फिर एक रस्सी पर लटक कर दूसरी बिल्डिंग तक जाना था। ये सब मेजर आज की 1 महीने की मेहनत थी, जो आज नीलम अबरार जैसी डरपोक और बुज़दिल लड़की इतनी बहादुरी और तवानाई से ये सारी कार्रवाई कर रही थी। रेड लाइन पर पहुंचकर वो तकरीबन गिरने वाली हो गई थी। सूरज सर पर चमक रहा था। वेल डन मिस नीलम, यू डिड योर बेस्ट। मेजर आस उसे सराहे बगैर ना रह सका। उसने पानी की ठंडी बोतल वर्कर के हाथ से थामकर मुंह को लगाना चाही। जब मेजर आस ने बोतल उसके मुंह हाथ से ले ली, फौरन पानी नहीं पीते। वो पानी की बोतल लेकर कैंप की तरफ चल पड़ा तो नीलम भी उसकी चौड़ी पुश्त को घूरती पीछे पीछे चली आई। रात को आपसे क्या कहा था मैंने कि रिवीजन कर ले, मैं टेस्ट लूँगा। फिर भी आप जाकर सो गईं। वार्डन के बुलाने पर भी नहीं आईं। उसके कुर्सी सँभालते ही वो भड़क उठा था। नीलम को तो इस 1 महीने में रोज़ उससे डाँट सुनने की आदत हो गई थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उसको खामोशी से ग्राउंड की जानिब देखते वो गुस्से से बोला। ग्राउंड में अब आप आर्मी कैडेट्स की ट्रेनिंग हो रही थी। नीलम उनका और अपना मुवाजना कर रही थी और जिसको वो अपने से बेहतर पाती मायूस होने लगती। मेजर आस को इम्प्रेस करने के लिए उसने दिन रात एक कर रखे थे। अजीब सी दौड़ थी। वो जितना उसके म्यार पर पहुंचने की कोशिश करती, वो अपना म्यार उतना ही बुलंद कर लेता। आई एम फीलिंग टायर्ड, सो प्लीज स्टॉप आर्ग्यूइंग। वो बेजारी से बोली। यू शुड टू डू वट आई से। आई एम योर इंस्ट्रक्टर। वो भी बहस को तूल देने लगा। नीलम ने एक नाराज नजर उस पर डाली और अपनी कैप और स्टॉलर उठाकर चल पड़ी। मेजर आस ने गुस्से से मेज को एक लात रसीद की। वो उसके मिजाज से सख्त खाइफ नजर आता था। बात बात पर वो मुंह बना लेती, फिर जानबूझकर तमाम काम उल्टे करती ताकि उसे मजीद गुस्सा आए। फिर वही तहम्मुल से काम लेते उसका मूड बहाल करने की कोशिश करता। आज आप टेस्ट दे दें, एक और चैप्टर शामिल कर लीजिए। ओके, लड़ाई खत्म करते हैं। वो उसके साथ-साथ चलने लगा। नीलम अबरार को भी अब तेज़-तेज़ कदम उठाने आ गए थे। अब क्या मसला है? मेजर आस ने उसका रास्ता रोकते आजिज़ आकर कहा, मेरा मसला ये है कि आपको मुझसे मसला है। वो तुनक कर बोली, मुझे क्या मसला होगा आपसे? वो आदतन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। ये तो आपको पता होगा। वो मुंह मोड़ मोड़ गई। बस मिल गया फिर बहस करने का मौका आपको। मैं बहस कर रही हूँ? मैं? वो चीखी। तो और कौन कर रहा है? वो इत्मीनान से पूछ रहा था। आप कभी अपनी गलती नहीं मानते, वो ताज्जुब से बोली। मैं गलती पर हूँ ही नहीं तो मानूँ क्यों? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। आप बहुत खुदपरस्त हैं। उसने एक और बुराई गिनवाई। आहिस्ता-आहिस्ता आपको मेरी बुराइयां नजर आने लगी हैं। आप में अच्छाई हो तो नजर आए। वो जली जली पड़ी थी। देखें, फिर शुरू कर दी बहस आपने और टाइम भी वेस्ट कर दिया मेरा। वो रिस्ट वॉच की सिमत देखता बोला। हमें पीएएफ बेस जाना है, अभी निकलेंगे तो 1-2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। वो बोल रहा था। नीलम उसके मुतफक्किर चेहरे को देख रही थी। कुछ देर बाद वो अकेडमी पहुंच गए। नीलम ने चेंज किया, एक ट्रैवलिंग बैग लिया और 1 घंटे बाद वो बाय रोड निकले थे। ये पाक फिजाइया का हवाई अड्डा था जहां नीलम एक बार ट्रेनिंग के लिए आई थी, मगर वो एयरबेस दूसरे शहर के थे। यहाँ मेजर आस कॉम्बैट टेस्ट लेने को लाया था। जूनियर कैडेट्स एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में पैराग्लाइडिंग उड़ाते नजर आ रहे थे। 20 का रनवे 2000 से भी कई ज्यादा लंबाई पर मुश्तमिल F-17 था। यहाँ मौजूद हर जूनियर का रवैया, उनका अज़्म, जोशो खरोश, उनका अंदाज हर चीज़ चौंका देने वाली थी। सबसे ज्यादा मुतासिर कौन उनका अदब से खड़े होकर अपने इंस्ट्रक्टर की हिदायत सुनना था। नीलम वहां से गुजरते हुए उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे इन सबके सरों पर सींग उगाए हों या फिर वो मरीख मुश्तरी अतारुद से आए हों। 2-3 जूनियर्स एजर क्राफ्ट से छलांग मारते उतरे, अपने हेलमेट्स बाजू में दबाए वो ऐसे चल रहे थे जैसे आसमान के बाद अब दुनिया फतह करनी हो। पाक फ़िज़ाइया के ये नौजवान आसमान के संगी ही तो थे। उसके सीने में उड़ान भरते शेर दिल बहादुर नौजवान लड़के और लड़कियां। हम इन जैसे क्यों नहीं हैं? हम इतने बुज़दिल क्यों हैं? वो खामखा एक पुरएतमाद लेडी कैडेट से अपना मुवाज़ना करने लगी। क्या हुआ नीलम? वो उसे काफी देर से उस लेडी कैडेट को नोट करता देख चुका था। कुछ नहीं, वो अपनी पोनी टेल को पीछे से खींचती टाइट करते हुए बोली। अपने एरिया पर पहुंचकर उसने वहां बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स देखे थे। क्या ये फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं? उसने मेजर राज से पूछा।
डोंट वरी, आपको बस अपना टेस्ट देना है और घबराना नहीं है, ओके? वो उसे ग्लव्स देते बोल रहा था, जिसे चढ़ाते नीलम ने उसकी जानिब अचंभे से देखा। क्या मतलब, आप हमारे साथ नहीं होंगे? टेस्ट है, प्रैक्टिस टाइम अब खत्म है और प्लीज सीनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट मत करवाइएगा। वो मुंह बिगाड़ कर बोला। उसे पता था वो जज्बाती है। जब भी वो उसे चैलेंज के अंदाज में कहता था तो वो झट कर डालती थी। आपको क्यों लगता है कि हम बहुत नालायक हैं? अंदर से वो घबरा रही थी, मगर उसके सामने अपनी कमजोरी अब जाहिर नहीं करना चाहती थी। आप मुझे गलत साबित कर दें, अगर हमने कर दिया तो मेजर आज सोचने के से अंदाज में बोला। तो आप हमें बाइक चलाना सिखाएंगे? वो हेलमेट पहनते हुए बोली। वाट? मेजर राज को शौक लगा। मंजूर है तो ठीक, वरना हमसे शिकायत मत कीजिएगा कि आपकी इंसल्ट करवाई। उसकी टाइम हेलमेट उसकी मुस्कुराहट दिल जलाने वाली थी। उम, वो उसकी आंखों में देखते बोली। मेजर राज ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। बेस्ट ऑफ लक। हेलीकॉप्टर का शोर बर्दाश्त करना और इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर जुनून जब सर पर चढ़ता है तो अक्ल व खिरद कहीं दूर जा सोती है। तब किसी चीज से खौफ नहीं आता। उसका डर जो पहले सर पर सवार था, अब बस एक जुमले से उड़नछू हो गया था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सोच ऐसी है जहां इंसान हर दांव खेलने को तैयार हो जाता है। उसने कभी जिंदगी में ना सोचा था कि वो कभी यूं फलक से महवे गुफ्तगू होगी, इन हवाओं को बहुत ऊंचाई से महसूस करेगी, उनसे बातें करेगी। दर हकीकत उसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। बाबा, आप ही, काश आप हमें ऐसे देख लेते। काश। उसके दिल ने बेख्तियार ख्वाहिश की थी। हवाएं भी अब नीलम अबरार की अफसुर्दगी पर नम होने लगी थीं। मेजर राज की नजरें नीलम अबरार को आसमान पर ढूंढने लगी थीं। शायद वो काफी दूर निकल गई थी कि उसकी दूरबीन में भी समा नहीं पा रही थी। ना ढूंढना मुझे जमीन व आसमान की गर्दिश में, तेरे दिल में नहीं हूं तो फिर कहीं भी नहीं। ये मंजर एक बार क्लब का है जहां बहुत से रोबदार चेहरे विराजमान हैं। हर शख्स दूसरे से कीमती पैंट कोट में मलबूस है। हर किसी ने हाथों में महंगे से महंगा पत्थर पहन रखा है। ग्लास वॉल क्लब था। हार्डवुड का फर्श गज के एक नजर डालने पर ही आम इंसान की आंखें बाहर आ जाएं। इतना पैसा लगा था इस जगह पर। वेटर्स घूम रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। एक वाइट यूनिफॉर्म में मलबूस वेटर ने पॉकेट में लगे पेन का पावर बटन ऑन करते किसी को मुखातिब किया। सर, BS ब्लैक स्टार यहाँ मौजूद है। क्या तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो? सर, मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं। क्या तुम उनकी गुफ्तगू सुन सकते हो? नहीं सर। ओह, किसी भी बहाने एक राउंड लगाओ, कम से कम ये तो पता चले कि इस TSM टॉप सीक्रेट मीटिंग में कौन कौन शामिल है। ओके सर, आई विल ट्राई। वो दोनों कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे। वेटर ने ट्रे उठाई और ग्लास वॉल से अंदर का मंजर देखा, जहां 10-12 मशहूर व मारूफ सियासतदान, बिजनेसमैन और स्मगलर्स बैठे संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे। मिनहाज इज़हाक सरबराह के तौर पर दरमियानी नशिस्त पर गुरूर व तकब्बुर से विराजमान था। एक हाथ में सिगार था तो दूसरे से वो दो मिनट बाद अपने माथे पर आने वाले बाल पीछे करता। क्या ये कोई दहशतगर्द हो सकता है? उसकी पुरकशिश शख्सियत हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर सकती थी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे जैसे कोई उसे झुठला नहीं सकता, कोई उसे टाल नहीं सकता। टांग पर रखी दूसरी टांग का पैर झुलाते वो अपने साथ बैठे एक बिजनेस टाइकून से महवे गुफ्तगू था। जब वेटर ने बगैर इजाजत ग्लास डोर खोल दिया, इससे पहले वो अपनी पॉकेट में लगा कैमरा पेन का पावर बटन ऑन कर चुका था। पेन के अंदर हिडन कैमरा, हिडन माइक्रोफोन, हिडन USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड सॉकेट भी था। और उसकी विक्टिम से कैमरा लेंस उसमें लगे हुए थे। किसी को शक भी नहीं गुजरता था। लेकिन वहां पर यंग मिनहाज के साथ बैठा बिजनेसमैन कुछ बोल रहा था। जब उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और वेटर को खूंखार नजरों से घूरने लगा, जिसने डिश को काफी ऊपर को उठा रखी थी। किसकी इजाजत से अंदर आए हो? ब्लैक स्टार की रोबदार आवाज पर वेटर कपकपा गया। सर ने कहा सर्व करने को। वो बमुश्किल बोला। आउट। उसने उंगली से इशारा किया। वो कंफ्यूज होकर पूरा घूमकर गया था, मगर हकीकत में उसने कमाल तरीके से वहां मौजूद 10 लोगों के चेहरे अपने कैमरे में महफूज कर लिए थे। आज ने उसकी पुश्त को घूर कर देखा था। एक्सक्यूज मी। वो उठकर साइड पर गया और सेलफोन निकालते कोई नंबर डायल किया। जो वेटर अभी बाहर गया है उसको फॉलो करो। बारिश बरसने पर आई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होने को आई थी, मगर वो लोग अभी तक एबटाबाद में फंसे थे। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जीप का आगे जाना बहुत मुश्किल है, रास्ते खराब हैं। पिछले दिनों बर्फबारी भी हो चुकी है। हमारा यहाँ से जाना अब मुश्किल है। फिर ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं है। यहीं स्टे कर लेते हैं।
वो जीप रिवर्स करते बोल रहा था। उफ, आप निकाल लेना यहाँ से जीप, वो उलझती हुई बोली। फायदा क्या होगा, 2 दिन बाद फिर आना होगा, अकेडमी में टेस्ट देना है आपने, ताकि प्रैक्टिस हो जाए कुछ। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला। 1 माह बाद वो लोग फिर से नथिया नथिया गली आ गए थे, उसी हट में। बैग देखें अपना, गीला तो नहीं हुआ, आपकी बुक्स ना खराब हो गई हों। मेजर राज ने तौलिए से बाल रगड़ते कहा। बारिश की वजह से वो मुकम्मल भीग चुका था। नीलम ने कोट पहन रखा था, तभी कुछ बचत हो गई। नहीं, हमारा सामान ठीक है, आप चाहते तो जीप निकल सकती थी वहां से, आपके लिए कौन सा वो मुश्किल काम था। या हमें कोशिश करने देते। वो बिलावजह गुस्सा होते बैग से चीजें निकाल निकाल कर पटक रही थी। एक टीम आ रही है, उससे कुछ काम है मुझे, इसीलिए रुके हैं हम। वो तौलिया पलंग की लकड़ी पर डालकर बालों में हाथ चलाने लगा। काम आपको था, हमें तो नहीं। उसने अपने पहनने को एक जोड़ा निकाल लिया। अब आपका और मेरा काम एक ही है, माइंड इट। और बदतमीजी की भी एक लिमिट होती है। अब की बार वो सख्त गुस्सेले लहजे में बोला। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो अभी रिजेक्शन करवा लें और चली जाएं। मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपने साथ साथ लेकर फिरने का। वो जोरदार आवाज में दरवाजा बंद करते दूसरे कमरे में चला गया, जबकि नीलम हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसने कपड़े बेड पर फेंके और दोनों हाथों में चेहरा ढांपे आंसू बहाने लगी। महीने से ऊपर हो गया था उसे, मगर फिर भी वो उसके सर्द गर्म मिजाज को समझ ना सकी थी। हर बार की तजलील उसे पहली बार ही की तरह महसूस होती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो चेंज करके निकली तो एक 28 साल की लड़की पोशाक और खुले पजामे में मलबूस लैपटॉप के साथ जाने कितनी डाटा केबल्स ज्वाइन किए मसरूफ थी। नीलम चूंकि अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में नहीं गई थी, तो उसे इस बारे में कोई खास मालूमात हासिल ना थी। कैप्टन नूर आ जाएं, खाना लग गया है। ओह, आप हैं मिस नीलम। एक खुश शक्ल नौजवान कैप्टन नूर की इजाजत पर अंदर आया था। ओके बॉस, लड़की ने लैपटॉप के टच पैड पर उंगली घुमाते मसरूफ सा जवाब दिया था। वो दोनों दूसरे कमरे में आई, जहां एक 3 सीटर सोफा और उसके सामने मेज था। नीचे कालीन पर ही चटाई बिछाकर सादा सा खाना रखा था। उसके बाद कॉफी का दौर चला तो नीलम खामोशी से कमरे में आकर अपनी किताब लेकर मसरूफ हो गई। हाय जूनियर, आपको टाइगर सर बुला रहे हैं। कैप्टन नूर ने उसके बराबर पलंग पर बैठते अपना लैपटॉप ऑन करते कहा। अपनी बुक्स लेती जाएं। उसके हाल ही हार जाने पर वो बोली। वो जब कमरे में पहुंची तो वहां सिर्फ मेजर राज था। वो भी लैपटॉप पर ही मसरूफ था। उसने सर उठाकर नीलम को नहीं देखा था। क्या मिनहाज ने तुम्हारा पीछा किया था? वो बगैर फोन के किससे बात कर रहा था? नीलम समझ ना पाई। यस सर, बट मुझे पता लग गया था। गुड। मेजर राज ने ईयरफोन निकाल कर टेबल पर रखा। बैठे। अब भी वो लैपटॉप पर मसरूफ बोला था। मेजर राज ने पेन को खोलकर उसको डेटा केबल के जरिए लैपटॉप से अटैच किया था। पेन का पिछला धड़ टेबल पर पड़ा था। नीलम को हैरत हुई थी। वो उससे कुछ फासले पर टिक गई। तैयारी कैसी है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल अजनबी था। नीलम की आंखें धुंधलाने लगी। क्या मेजर राज को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास नहीं था? एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी, वो बमुश्किल बोली। मेजर राज ने एक वीडियो प्ले की जिसमें मिनहाज सामने बैठा था। उसको देखकर नीलम को अजीब सी वहशत हुई थी, या पहली बार अपने फैसले पर डिगमगाई थी। दिखाएं बुक। मेजर राज ने लैपटॉप एक तरफ करके उससे किताब ली, फिर कुछ सवालात समझाए। नीलम गायब दिमागी से समझ रही थी। अ, ये सवालात कोई कैलकुलस के तो हैं। बेसिक क्वेश्चन, इतना हल नहीं हो रहा आपसे। ये इतना का मतलब है ही अकल का, इंटेलिजेंस नहीं। ये क्या लिखा हुआ है यार आगे पीछे? ये सवालात कोई कैलकुलस के तो हैं। बेसिक क्वेश्चन, इतना हल नहीं हो रहा आपसे। सिंपल अलजबरा है, बस कुछ लॉजिक लगानी है। जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। उसने नोटबुक टेबल पर पटकते कहा। नीलम की आंखें बरसते बादलों का मुकाबला करने लगी। मेजराज ने अपना सर थाम लिया। उसे टेंशन मिनहाज की कार्रवाइयों की थी। ऐसे में नीलम के मिजाज को बर्दाश्त करना एक मुश्किल काम था। अब आप रो क्यों रही हैं? उसने नीलम की जानिब देखते कहा, जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये वो नीलम नहीं थी जो इस एक महीने में मेजराज को हैरान कर गई थी। ये वही पहले वाली जज्बाती और कमजोर नीलम थी। अच्छा, आप मेजर राज के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। नीलम प्लीज, अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज रोना बंद करें। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं आप, रोते हुए चुड़ैल लग रही हैं। वो इसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे किसी बच्चे को किया जाता है। हमें पता है हम आपको अच्छे नहीं लगते, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम चुड़ैल लगे, भूत लगे, जिन लगे, आपको क्या? वो आंसू रगड़ते चीखी। उफ! मेजर रास ने कानों में उँगलियाँ घुसाईं और उठकर दरवाजे तक गया। बाहर झाँकने के बाद हल्के से दरवाज़ा बंद करते वापस आया। आपने कसम खा रखी है मेरे जूनियर्स के सामने मेरा इमेज खराब करने की। कैप्टन नूर क्या सोचेंगी? मेजर रास यानी
टाइगर के सर पर एक 18 साल की लड़की चीख रही है। वो टिश्यूज़ निकालकर उसको थमाते बोला, और आप जो हम पर चीखते हैं। उसे टिश्यू से लाल होती नाक रगड़ते तीखे लहज अंदाज में कहा। मेजर रास ने मुस्कुराहट छुपाई। कॉफ़ी नहीं पीना आपने, तभी ज़ुकाम हो गया है। ये रोने की वजह से हुआ है, आपकी वजह से। वो और टिश्यू उसके हाथ से झपटते हुए बोली। अच्छा, कॉफ़ी पीने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर वो कॉफ़ी बनाने चला गया तो नीलम ने कैरम बोर्ड निकाल लिया। कमरे में मौजूद वाहिद दराज खोलकर अंदर से कैरम बोर्ड निकाल लिया। ये क्या कर रही हैं आप? वो 2 मग लिए अंदर आया। कैरम खेलें? उसने इश्तियाक से पूछा। मेजर राज का दिल चाहा अपना सर दीवार में ले मारे। अच्छा, बादल नवासा वो उसके साथ कैरम खेलने बैठ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर कैप्टन नूर ने उसे नीलम के साथ कैरम खेलते देख लिया तो कहीं बेहोश ही ना हो जाए। अब आप ये कप किचन में रख कर आएं, फिर स्टडी करते हैं। उसने कैरम बोर्ड उठाते कहा तो नीलम सर हिलाती कप उठाकर किचन में चली गई। वो जीत गई थी तो उसकी खुशी ऐसी थी जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। मेजर रात सोफे पर दराज टेस्ट बुक के सवालात देखने लगा। थकन के बायस उसकी आंख लग गई थी। नीलम जाने क्या करने लग गई थी। वो वापस आई तो मेजर राज को किताब सीने से लगाए सोते देखा। मेज के किनारे टिक कर उसने आहिस्तगी से किताब उठाते बंद करके अपनी गोद में रख ली। फिर मेजर राज के नकूश देखने लगी। उसकी चौड़ी पेशानी, याकूती लब, तीखी मगरूर नाक, घने अबरू, हल्की बढ़ी शेव और अपने सहर में जकड़ लेने वाली स्याह आंखें वो इस समय बंद थीं। नीलम अबरार के दिल ने एक बीट मिस की थी। उसका हाथ मिकान की अंदाज में मेजर राज की पेशानी चूमते मुंतशिर बालों की तरफ बढ़ने लगा। इन स्याह बालों की नरमाहट वो अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस करना चाहती थी। नीलम, जाकर सो जाएं। मेजर राज की संजीदा नींद में डूबी भारी आवाज पर उसका हाथ नैनो सेकंड में वापस आया था। वो मेज से ऐसे उछली जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मारा हो। गोद में पड़ी डोगर ब्रदर्स की किताब भी जमीन बोस हो गई थी। हम सो रहे हैं, मतलब हम सो गए हैं। उसकी घबराहट ऐसी थी जैसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। मेजर राज ने आंखें खोलकर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। आप खड़े-खड़े सो रही हैं, अब तो आपका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना पड़ेगा। वो खुद संजीदा था मगर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। नीलम झट से कमरे से निकली थी, पता नहीं क्यों वो इतनी नर्वस हो रही थी। इसने कर लिया टेस्ट पास। मेजर राज किताब उठाते बुड़बुड़ाया था। 1 हफ्ते बाद उसने बेजार सी नज़र अपने आस-पास मौजूद लोगों पर डाली, जहाँ ज़्यादा कपल आए थे। हाथों में हाथ डाले, सरगोशियाँ करते, अपने इर्द-गिर्द से बेगाना और बेखबर। उसे शक गुज़र गया था कि आईएसआई ने फिर से उसे घेरना शुरू कर दिया है। तब से वो बहुत मोहतात हो गया था। उसने असद ज़ुबैर लगारी के साथ अपनी मीटिंग इस आला और शानदार रेस्टोरेंट में रखी थी, जहाँ हर सू खामोशी और पुरसकून माहौल था। खूबसूरत वाइट टाइल्स से सजा फर्श और छत पर लगे फानूस इसकी कीमत बढ़ा रहे थे। असद ज़ुबैर लगारी अभी तक नहीं आया था। मिनहाज इज़हाक का गुस्सा सवानेज़े को पहुंचने वाला था। हाथ में थामा नाजुक शीशे का गिलास जिसमें मौजूद मशरूब अब आधा बच गया था। उसने ऐसे ही बेख्तियार से निगाह उठाकर सामने देखा। ग्लास डोर खोलता एक वजूद बाहर जा रहा था, ब्लैक जीन्स के साथ डार्क रेड कुर्ती पहने, पुश्त पर शहद रंग बाल बखेरे। वो उसके वजूद में हलचल सी पैदा कर गई थी। मिनहाज की जानिब उसकी पुश्त थी। वो बाहर निकलकर हल्के से पलटी और ग्लास वॉल को हाथ से टिटोलती सीधा चलने लगी। उसका आधा चेहरा अब एमाज को साफ नजर आ रहा था और इसमें कोई शक नहीं था कि ये वही चेहरा था जिसने उसकी बेहिस दुनिया में एहसास की आग जलाई थी। ये वही रोशनी थी जिसका उसे इंतजार था। उसे लगा वक्त तेजी से सिरक रहा है। अगर वो अपनी नशिस्त पर यूं ही जमा रहा तो वो हवा में तहलील हो जाएगी। उसे तेजी से अपनी सीट छोड़ी थी। जिस हड़बड़ाहट और तेजी में वो टेबल से उठा था, मशरूब का गिलास जमीन बोस होते जोरदार आवाज पैदा कर गया था। कितने ही लोगों ने कुछ देर कबल इत्मीनान से बैठे इस शख्स को अब बिजली की तेजी से भागते देखा था। रेस्टोरेंट ने काफी वसी रकबे को घेर रखा था। दरवाजे तक पहुंचते वो 2-3 अफराद को अपने शाने से टक्कर भी मार चुका था मगर मुड़कर देखने की जहमत ना की। ग्लास डोर के पास पहुंचकर उसने झटके से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर की जानिब लपका। वो दाएं तरफ गई थी मगर वहां कोई नहीं था। बाहर खड़े उसके गार्ड्स अपनी जीप से धप धप करते छलांगे मारने लगे। वो एमाज के अगले हुक्म के मुंतजिर थे, जबकि वो खुद ही भागकर कभी सड़क की दाएं तरफ जाता, कभी बाएं, बार-बार हाथ बालों में फंसा लेता। उसकी इज़्ज़राबी कैफ़ियत चेहरे से ही आया थी। वो रेस्टोरेंट के गेट कीपर्स के पास आया। वो वो लड़की किस तरफ गई है? रेड शर्ट में थी। उसने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, वरना उसकी सफ़ेद कुशादा पेशानी पर पसीना चमक रहा था। सर, यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ रेड कलर पहनकर आती हैं। गेट कीपर उलझते हुए बोला। इडियट, जो अभी-अभी बाहर आई थी और इस तरफ गई थी। उसने हाथ से रेस्टोरेंट की जानिब दाएं सिमत इशारा करते कहा। सॉरी सर, अभी तो मैंने किसी लड़की को बाहर आते नहीं देखा। उसने सर हिलाकर अफसोस से कहा।
बकवास कर रहे हो, लड़की अभी बाहर निकली है और तुमने उसे देखा नहीं, मुझे उल्लू बना रहे हो। उसने गेटकीपर को गिरेबान से दबोचते रेस्टोरेंट की 2-3 सीढ़ियों से नीचे सड़क पर पटक दिया। दूसरे गेटकीपर के गन लोड करने से पहले ही मिनहाज के गार्ड्स ने उसे घेर लिया। बताओ लड़की कहाँ है? उसने गेटकीपर को जूते की नोक पर रखते पूछा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या गलती हो गई इससे? प्लीज़ सर। रेस्टोरेंट का मैनेजर आते साथ हवास बाख्तगी में ही बोलना शुरू हो गया। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? तुमने देखा है उसे जाते हुए? वो मानने को तैयार ना था। असद ज़ुबैर लगारी अपनी बीएमडब्ल्यू से निकलते झट उस तक पहुंचा। व्हाट आर यू डूइंग हियर एंग्री मैन? एक बार सियासी शख्सियत को देखकर मैनेजर के हाथों के तोते उड़ गए। कैसा रहा फिर हमारा पहला अटैक? वो उछलकर मेजर राज के बराबर आ बैठी, जो जीपीएस ट्रैकर खोलकर उसकी बैटरी निकाले कार्ड डाल रहा था। इट्स क्वाइट गुड, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन इट। वो बैटरी लगाकर अब ट्रैकर बंद कर रहा था। नीलम की खुशी झांक की मानिंद बैठ गई। इससे अच्छा क्या हो सकता था? उसने ट्रैकर मेजरास के हाथ से लेते बरहमी से कहा। बहुत अच्छा था, कमाल कर दिया आपने। ऑस्कर मिलेगा अब तो आपको। वो उसके हाथ से ट्रैकर ले चुका था। आपकी सासों की तरह ताने देने वाली आदत भी बहुत बुरी है मेजरास, उसने उंगली उठाते भड़क कर कहा। कल आपको इस्लामाबाद जाना है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 2 वीक्स रहना है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बुशरा आपको मुख्तलिफ गेटअप्स की ट्रेनिंग देंगी। उनकी एक एक बात नोट करनी है, एक एक स्टेप के आपने कैसे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे किसी को हिप्नोटाइज करना सिखाएंगी। ये गुस्सा दिलाना, इमोशनल करना है, चैलेंज देना है। मतलब सीखना बहुत मुश्किल है, मगर आप पहले ही किसी को गुस्सा दिलाने इमोशनल करने में माहिर हैं। आपके लिए आसानी होगी। उसका अंदाज प्रोफेशनल था। क्या आपको मिनहाज से डर लगता है? मेजर रास ने नीलम की जानिब देखते पूछा, जो गौर से उसकी बात सुन रही थी। सच बताएं तो उससे मौत का डर नहीं लगता, मगर एक अजीब सा खौफ आता है। वो सोफा छोड़कर खिड़की के पास खड़ी हो गई। इस वक्त वो लोग कराची में थे। अजीब सा खौफ? नीलम की पुश्त पर मेजर रास की सवालिया आवाज उभरी। क्या आप सिक्स सेंस पर बिलीव करते हैं? उसने मुड़कर खिड़की से टेक लगाते मेजर रास को देखा। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर यकीन कौन नहीं रखता? कहने को इंसान के पास 5 हिस्से हैं, मगर थर्मोसेप्शन, प्रॉपर प्रोप्रियोसेप्शन, ये क्या लिखा हुआ है यार? बहुत मुश्किल लिखे हैं यार नाम। होता है कई बार कि जो चीज़ करती है वो आपकी बसरी कुव्वत महसूस करने लगती है। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है। मेजर आस ने अपनी राय का इजहार किया। हमें लगता है कि वो आवाज़ अब बहुत करीब आ गई है। हमें जो वहम लगता था, अब हम उसको हकीकत में देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। अगर हम खौफज़दा हैं तो बस इसी वजह से। और मेजर राज को इसकी ये वजह समझ नहीं आई थी। कौन सी आवाज़? प्लीज़ अब फिर वही ड्रामा मत शुरू कर दीजिएगा। उसने बुरा सा मुंह बनाकर ट्रैकर को लैपटॉप से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। नीलम ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि वो ये बात शायद कभी किसी को समझा नहीं सकेगी। स्लीप पैरालिसिस की बीमारी। पहले तो मुझे शक था, मगर अब लगता है कि वाक़ई आपको स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है। अब यकीन हो गया है मुझे। वो लैपटॉप पर मसरूफ़ जवाब दे रहा था। ऐसा नहीं है, हमें ख्वाब याद रहते हैं और हम कोई भूत-वूत नहीं देखते। ख्वाब में हमारी बॉडी पैरालाइज़ महसूस होती है। वो नाराज़गी से बोली। कोई सीरियस डिस्कशन हो रही है क्या? अनस आइसक्रीम के कप ट्रे में रखे लाया, जो मेजर आस ने नीलम की पहली कामयाबी पर मंगवाई थी। तुम्हारा ख्वाबों के मुतालिक क्या मानना है? मेजर आस ने एक आइसक्रीम कप उठाया और अपनी जगह से उठकर नीलम की सिमत चल पड़ा। आइसक्रीम कप उसकी तरफ बढ़ाया। अगर साइंसदानों के तजुर्बे के हवाले से बात की जाए तो दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, पर्सनल माइंड एंड यूनिवर्सल माइंड। मेजर आस भी नीलम की ही तरह खिड़की से टेक लगाए खड़ा था, दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे, जबकि नीलम के हाथ में आइसक्रीम का कप था। वो दोनों बहुत गौर से उसकी बात सुन रहे थे, जो उसी सोफे पर बैठा था जहां कुछ देर पहले वो दोनों विराजमान थे। इस हिस्से में वो चीजें हैं जिन स्पेस और टाइम हमारे ज़ाती शऊर का ताल्लुक से है, जिसको हम हवासे खमसा से सीखते हैं, जबकि कायनाती शऊर जो दिमाग का दायां हिस्सा है, उसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल सब महफूज हो जाता है। हम 11वीं हिस्स के ज़रिए कायनाती शऊर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी नाकिस मालूमात हैं, ख्वाब के दौरान हमारे दिमाग का दायां हिस्सा यानी कायनाती शऊर जाग जाता है। ख्वाब सोते में आते हैं और
नींद के जिस मरहले में इंसान ख्वाब देखता है उसे मुख्तलिफ पार्ट्स। यार आगे पीछे लिखा हुआ है यार, क्या करूं मैं। नींद का मरहला एक रात की रेम कहते हैं, रैपिड रेम और मूवमेंट। नींद में 4 मरतबा आता है। चौथे मरहले का दौरानिया सबसे ज़्यादा होता है और नींद का ये मरहला ज़्यादा तवील रेम से 40-50 मिनट कबल का वक्त होता है। चूँकि होता है तभी हमारे दिमाग का बायां हिस्सा भी जाग जाता है, इसलिए वो उसे अपने शोर में महफूज कर लेता है। तभी अगर कुछ ऐसा हो जाए जो हमने ख्वाब में देखा हो तो हमें लगता है ये हमने हकीकत में पहले भी कहीं देख देख लिया है। उसने काफ़ी तफसील से अपनी बात समझाई। नीलम को याद आया कि वो जब भी ख्वाब देखती थी वो वक्त फजर से करीब तर होता, नींद का तीसरा या चौथा हिस्सा। तभी उसे वो आवाज़ नहीं भूलती थी। रेम था, REM था। मतलब ये 11वीं हिस्स क्या है? नीलम उसकी बात काफी गौर से सुन रही थी। छठी हिस्स दर हकीकत 11वीं है, मगर लोग उसे सिक्स सेंस ही कहते हैं। मेजर राज से जवाब दिया था। नीलम की आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी। तुमने क्या साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दी है? टाइगर वापस अपनी जगह पर आ गया। आप भूल रहे हैं टाइगर सर कि मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ, वो हंसते हुए बोला। पिछले मिशन में इसने एक प्रोफेसर का किरदार अदा किया था। वो इसी का हवाला दे रहा था। आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं? नीलम ने हैरान होकर पूछा। जी, अनस ने हंसते हुए कहा। अब आप बातें बंद करें और अपने टेस्ट की तैयारी फाइनल करें। उसके बाद टाइम नहीं होगा। मेजर रास ने उसे चलता किया। इस हंगामे के बाद कंट्रोल रूम मिनहाज ज़हाक रेस्टोरेंट के इस हंगामे के बाद कंट्रोल रूम में मौजूद था। पुलिस ने फॉर्मेलिटी के तौर पर भी कार्रवाई नहीं की थी। मैनेजर ने असद जुबैर लगारी को देखकर मामला रफा दफा करवा दिया था, वरना जिस बेदर्दी से उसने गेट कीपर को मारा था वो निहायत ही बुरी हालत में एक सरकारी अस्पताल में पड़ा था। मॉनिटर्स पर उसी चेहरे को फोकस किया जा रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर लगे CCTV कैमराज ने उसे एक कार में बैठकर जाते देखा था। छोटी सी मेहरान थी जिसकी नंबर प्लेट भी गायब थी। इसका नंबर चेक करो, मिनहाज ने कार की जानिब इशारा करते कहा। सर, नंबर प्लेट गायब है, वर्कर ने बताया। ओह शिट, उसने एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे पर मारा। कैसी ट्रैफिक पुलिस है जहां यहाँ एक कार बगैर नंबर प्लेट के चलाई जा रही है मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो कानून की बात कर रहा था जिसने इंसानियत का कत्ल कर डाला था। सॉरी सर, हम इससे ज़्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वी रियली फील बैड फॉर इट, मैनेजर ने मुआज़त ख्वाहाना लहजे में कहा। नीलम कार से उतरी, अंदर रेस्टोरेंट में आई और काउंटर पर काम करते वेटर से कुछ पूछकर 5 मिनट बाद ही चली गई। मगर उसकी आंखों की हरकत अजीब सी थी। वो देख कहीं रही थी, चल कहीं रही थी, बोल किसी से रही थी, देख किसी और तरफ रही थी। मिनहाज कंट्रोल रूम का दरवाजा जोरदार आवाज में बंद करता बाहर निकल गया। कहाँ गई ये लड़की? मेजर रात से उसे तीनों कमरों में देखने के बाद अब किचन में भी तलाश कर चुका था। अनस एक खाका तैयार करने में मसरूफ था। ये खाका बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के हवाले से था कि वहाँ कितने रॉक एजेंट डेरा डाले बैठे हैं और कितने अदारे इन कमसिन बच्चों को दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं। एक और कैप्टन भी इस मिशन को देख रहा था, जबकि अनस उसको मिनहाज से लिंक कर रहा था। उसे पूरा शक था कि बलूचिस्तान में होने वाली तखरीबकारियों में शाकिर का हाथ है। शाकिर कहाँ गुम हो गया था उसका किसी को अभी तक इल्म ना हो सका था। फार्म हाउस में बंद पुलिस ऑफिसर को निकालने की जिम्मेदारी भी अभी उनके कंधों पर थी, मगर अब फार्म हाउस तक रसाई बहुत मुश्किल मुश्किल थी। कहाँ जा सकती है? अनस, तुमने उसे बाहर जाते देखा? उन्हें आज फिर इस्लामाबाद के लिए निकलना था। मैं बिजी था अपने काम में, मुझे पता नहीं चला वो कब निकली। एंड डोंट वरी टाइगर, शी इज़ नॉट अ नॉर्मल गर्ल। शी इज़ अपॉइंटेड एज अ कैप्टन इन पाक आर्मी सून, इंशाल्लाह। बट शी इज़ अ क्रेजी गर्ल, यू डोंट नो अबाउट हर, शी इज़ टोटली मैड। उसने लंबी सांस लेते सर को नफी में जुम्बिश दी। इसी वक्त मेजर राज के सर पर बिप हुई। व्हाट? ओके, आई एम कमिंग। मैंने कहा था ना कि वो बिल्कुल पागल है, अब मुझे पागल करके ही दम लेगी। मेजर राज ने बुड़बुड़ाते हुए अपना वॉलेट उठाया और कार की चाबियां लेते हुए निकल गया। अनस से कंधे उचकाए। इस वक्त ये काम उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। मेजर रास पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ जहां नीलम SHO से बहस में मसरूफ थी। मैडम, आप मेरी भी तो सुन लें। SHO इतनी प्यारी और शक्ल से मासूम दिखने वाली लड़की के साथ चाहकर भी सख्ती न बरत पा रहा था। आपकी तो मैं तब सुनूं जब आप सच बोलें। मैंने कहा भी कि वो टेबल पर हाथ जमाए थोड़ा आगे को झुकी चिल्ला रही थी। जब मेजर रास ने उसकी बात काटते SHO को सलाम झाड़ा। मेजर रास, आप अब आ रहे हैं? कब की कॉल की थी हमने और इन्हें देखें फजूल में हमें पकड़ लाए हैं। वो तो आपने मना किया था, वरना अब तक 2-3 पंच मारकर इनका मुंह तोड़ देना था हमने। मेजर राज के घूरने पर उसने बमुश्किल अपनी चलती जुबान को ब्रेक लगाई। मेजर? SHO ने फौरन सल्यूट ठोका। नहीं, मैं मेजर नहीं हूँ, टाइगर ने कहा।
लो भई, ये लड़कियाँ कब से धमकियाँ दे रही है। मेजर रास आएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे और इसे देख लो भई, कह रहा है कि मैं मेजर नहीं हूँ। हाँ, हाँ, एसएचओ खुद ही बोलकर खुद ही हँसने लगा। नीलम ने घूर कर मेजर रास को देखा, जो उसे कहा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। सर, थोड़ी पागल है ये। आर्मी का इतना क्रेज़ है कि हम सब कज़िन्स को मेजर, कैप्टन कहकर बुलाती रहती है। मेजर रास ने लहजे में अफ़सरदगी समोते कहा, तुम सही कहते हो, अजीब लड़की है भई, इससे पूछो तो सही क्या किया है इसने? एसएचओ ने अफ़सोस करते कहा, अब क्या कर डाला है तुमने? बाइक लेकर निकलने को किसने कहा था? वो बरहमी से बोला। दिल ने कहा था तो हम निकल पड़े। वो पोनी झुर्लाते बोली। नीलम, टाइगर ने दाँत पीसे। एक तो हमने बिल्ली के बच्चे की जान बचाई, ऊपर से ये एसएचओ हमें पकड़ लाया। अब आप गुस्सा कर रहे हैं? बिल्ली के बच्चे की जान बचाते-बचाते बीबी ने इंसान के बच्चे को ठोक ठोक दी, इसलिए पकड़ कर लाया हूँ मैं, एसएचओ अपनी सफाई में बोला था। क्या? मेजर राज का क्या काफ़ी लंबा था। क्या बिल्ली के बच्चे की जान जान नहीं, इंसान के बच्चे की जान ज़्यादा कीमती है? हम लोग जानवरों के साथ कब तक ज़्यादती करते रहेंगे? उसकी जज़्बाती तकरीर पर थाने में मौजूद हर शख्स ने सर पकड़ लिया। सर, वो बच्चा ठीक है? जी, बचत हो गई, वो तो बीबी अपनी गलती नहीं मान रही थी तभी। ओह! अच्छा, प्लीज़ अब इसे जाने दें, इसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेजर आस के कहने पर एसएचओ ने सामने खड़ी हसीन मगर पागल लड़की को बहुत अफ़सोस से देखते जाने की इजाज़त दे दी थी। आपसे इस तरह की बचकाना हरकतों की उम्मीद नहीं थी मुझे। मेजर आस कार में बैठते साथ फट पड़ा। और क्यों बोल रही थी आप मुझे मेजर? आपको समझाया भी था कि दौरान मिशन हम अपनी शिनाख्त ज़ाहिर नहीं कर सकते। नीलम उसकी ललान-तान टेढ़े-मेढ़े मुँह करके सुन रही थी। जैसे कह रही हो मेरी बला से, बोलते रहो। मेजर आस का बाकी गुस्सा तेज़ ड्राइविंग की नज़र हुआ था, मगर वो बगैर सीट बेल्ट बाँधे इत्मीनान से बैठी थी। ये इत्मीनान भी तो मेजर आस का ही सौंपा हुआ था। 20 दिन बाद आपने हमें मिस किया इन 20 डेज़ में। उनकी जीप आईएसआई के हेडक्वार्टर की जानिब बढ़ रही थी जब वो बोली। इन 20 दिनों में उसने हैकिंग ट्रिक्स सीखी थी और असिस्टेंट डायरेक्टर बुशरा ने भी उसकी ट्रेनिंग को फिनिशिंग दे दी थी। उसका टेस्ट भी हो चुका था। उसके दौरान उसका फिजिकल टेस्ट भी हो चुका था। उस दौरान उसका ही रिजल्ट पता करने वो जा रहे थे। 7 मिनट 40 सेकंड में 101.6 किलोमीटर भागी थी। टारगेट इतना पक्का था कि टेस्ट लेते ऑफिसर्स को हैरत हुई थी और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन उसका झट से जवाब देना था। वो बहुत पुरएतमाद लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। हकीकत में वो खुद अपनी कारकर्दगी पर हैरान थी। हम कुछ पूछ रहे हैं, आपने हमें मिस किया था? उसके जवाब ना देने पर वो फिर बोली, बिल्कुल भी नहीं। आपकी गैर मौजूदगी में जो सुकून भरी पुरअमन फिज़ा मेरे गिर्द गर्दिश कर रही थी, मैं उसमें बहुत खुश था। वो स्टीयरिंग पर एक हाथ मजबूती से जमाए उसकी जानिब देखकर बोला, हमने भी आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। मैम बुशरा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारे साथ कैरम भी खेली, आइसक्रीम खाने भी गईं, गुस्सा भी नहीं किया। बहुत स्वीट नेचर की हैं वो, वरना आर्मी वाले बिल्कुल दिल जले होते हैं। वो अपनी भड़ास भी निकाल गई। ओह! मेजर राज ने होठों को गोल करते मसनूई हैरत का इज़हार किया था। हेडक्वार्टर पहुँचकर एक मीटिंग अटेंड की जिसमें उन सब ने शमूलियत इख्तियार की जिनका इस मिशन में अहम किरदार था। उन सब के सामने जब हेड ने नीलम का नाम पुकारा तो पहली बार उसे अपने अपने अमल पर फ़ख्र हुआ था। ये मेजर राज की ब्रेन वॉशिंग ही थी जो आज उसे फ़ौज के ये नौजवान मुल्क के मुहाफ़िज़ बुरे नहीं लग रहे थे। वो अपनी आँखों से उन्हें दिन-रात मेहनत करते और इस धरती के लिए जद्दोजहद करते देख चुकी थी। आज खुद को आर्मी का हिस्सा महसूस करके जाने क्यों उसको फ़ख्र सा हुआ था। जब वो एयर बेस गई थी तब उसने सोचा था कि काश वो भी इस लेडी कैडेट की तरह कॉन्फिडेंट होती और आज वहाँ बैठा हर शख्स उसके एतमाद को देखकर सोच रहा था कि क्या ये लड़की वाक़ई ही 2 महीने में ट्रेन की गई है? वो भी इतने शानदार रिकॉर्ड के साथ। उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती, उसका दाद वसूल करने वाला अंदाज़, उसका मुस्कुराकर हेड को शुक्रिया अदा करना, कितने ही दिल बेख्तियार उसकी शख्सियत से मुतासिर हो बैठे थे। उसके इस अंदाज़ के पीछे बिलाशुबा मैम बुशरा का हाथ था, जिन्होंने उसकी शख्सियत को निखार कर रख दिया था। पूरी दुनिया के लिए अब वो कैप्टन नीलम अबरार थी, मगर मेजर राज के लिए वो सिर्फ़ नीलम थी। उसे आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, मगर स्पेशल नीड बेस पर उसे यूनिट के हेड के थ्रू आईएसआई के ब्लैक स्टार मिशन में काम करने को भेज दिया गया था। इसीलिए उनके लिए वो एजेंट नीलम अबरार थी। उनका मिशन तो अब शुरू होना था। दरहकीकत वो इतनी ताकत रखते थे कि नीलम के बगैर ही ये मिशन मुकम्मल हो जाता, मगर वक्त ज़्यादा लगता क्योंकि मिनहाज का भरोसा जीतना कोई आसान काम ना था। मगर ईगल के तौर पर यह काम आसालम कर चुका था और यहाँ नाकामी की वजह नीलम बनी थी। उसकी एक गलती ने उनका मिशन तबाह कर दिया। या यूँ कहा जाए कि मिनहाज की कैद से उसे आज़ाद करने को उनका मिशन डूबा था तो गलत नहीं होगा। इस बात का एहसास उसे असिस्टेंट डायरेक्टर बुशरा दिला चुकी थी। अब नीलम को अपनी गलती सुधारनी थी, उसे साबित करना था कि वो एहसान फरामोश नहीं है। वो अपनी पैकिंग कर रही थी जब मेजर राज दरवाजे पर 2 उँगलियां बजाता अंदर आया। उफ़! ये इतने सारे बॉक्स!
ये भी साथ ले जाने हैं? उसने पलंग पर पड़े छोटे-बड़े कार्टन्स को देखकर कहा। एक फ्रेम थामे वो खड़ी थी, जिसमें फुल आर्मी यूनिफ़ॉर्म में रिवॉल्वर पकड़े वो मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो खुद है। अजीब बात थी। आपने तो हमें गिफ्ट नहीं दिया, अब जो सीनियर्स ने दिए हैं, वो भी आपको चुभ रहे हैं, वो तिढ़क कर बोली। इतनी तमीज़ से आप बदतमीज़ी करती हैं, कहाँ से सीखा है ये सब? वो डिब्बे खोल-खोल कर गिफ्ट्स देखते पूछ रहा था। आपसे, उसने बॉक्स मेजर आस के हाथ से झपट लिया। क्या है इसमें? मेजर आस ने खूबसूरत डिज़ाइन का लकड़ी का डिब्बा उससे वापस खींच लिया। ये पत्थर किसने दिया है? उसका अंदाज साफ मज़ाक उड़ाता सा था। ये मामूली पत्थर नहीं है। ओह! तो ये हरा कोहिनूर है। वो निचला लब दांतों में दबाए मुस्कुराहट छुपा गया। ये मरकत है। नीलम नीलम का मरकत। उसने हरे रंग का चमकीला पत्थर मेजरास के हाथ से छीनकर वापस डिब्बे में डाल दिया। मेजरास ने एक और डिब्बा खोला। उसमें बहुत खूबसूरत रंग-बिरंगे मगर आम सजावट के पत्थर थे। ये कहाँ से जमा किया आपने? वो हैरान हुआ पत्थरों की ये कलेक्शन देखकर। मेरी अनजानी और रैबट आवाज़ से उसने पैकिंग करते जवाब दिया। इट्स स्ट्रेंज, आपको पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों है? वो उन्हें एक-एक करके देख रहा था, जिन्हें साफ करके चमकाया गया था। ये पहाड़ी पत्थर थे और मेरे राज को फजूल लगे। उनमें कोई कशिश ना थी। पता नहीं, बस बचपन से पसंद है। हमारी आपी को सख्त चिढ़ थी हमारे स्टोन्स चार्ट्स से। मगर हमें तो जैसे पत्थरों से इश्क है। बहुत 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 पसंद है हमें पत्थर। उसने एक लाल रंग का पहाड़ी पत्थर चूमते कहा। मेरे राज को वो पागल लगी थी। पागलपन ही तो था ये। उसे हेड की जानिब से तोहफे में एक चेक मिला था, जिसमें से हजारों रुपए वो मरकत पर लगा आई थी। इसका साइज भी तो बड़ा था। अच्छा, रावल झील देखनी है आपने? वो पलंग पर बैठते पूछने लगा। नीलम ने जिन नजरों से उसे देखा, मेजे राज को सब समझ आ गया। मैं ज्यादा महंगे गिफ्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जितना बजट है उसके हिसाब से ही ऑफर कर रहा हूँ। वो संजीदा था। सच्ची? वो पैकिंग छोड़ छाड़ कर दोनों हाथ जोड़ते उछल कर बोली। मेरा आपसे क्या मजाक? उसने कंधे उचकाए। ओह, आप कभी नहीं बदल सकते। वो सर को नफी में जुम्बिश देकर रह गई।